Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 14, Issue of Shares and Distribution of Profits, and ninth video on the topic Declaration of Dividend from ICAF Study Text 2020. And I am your facilitator, Kashif Adel. सो फोर्थ सेक्शन जो इस चैप्टर का है वो डिविडेंड के मामले पर है और ये लास्ट सेक्शन है इसका बिफोर ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो इसके अंदर इन फर्स्ट टू एरियाज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट थ्री एरियाज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और जो रिस्ट्रिक्शन है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड पे उनको डिस्कस कर रहे होंगे। सो डिविडेंड है क्या? बेसिकली एक कंपनी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स में, अपने मेंबर्स में, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड का वर्ड जो है वो डिवाइड से निकला है। तो प्रॉफिट जब डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स में, ऑनर्स में, मेंबर्स में, तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। सो डिविडेंड्स आर पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हर जो प्रॉफिट या गेन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ उन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दिया जाता है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं। और हम लॉ को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं और कौन से प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं हैं। अब क्या एक कंपनी की इम्प्लाइड पावर होती है डिक्लेयर डिविडेंड करने की या एक्सप्रेस पावर होनी चाहिए? तो इसमें रूल ये है कि इम्प्लाइड पावर होती है। और अगर एक्सप्रेसली हाँ किसी कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो कि आपने अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना, तो फिर नहीं देंगे। अदरवाइज़ हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को और मेंबर्स को डिविडेंड दे सकती है। अब कहाँ पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना? तो हमने चैप्टर नंबर 11 में ही पढ़ा था कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनने के लिए वन ऑफ द कंडीशन इज़ दैट कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसी कंपनी होगी जो अपने प्रॉफिट्स को अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन के अंदर यूज़ करेगी और प्रोहिबिट करेगी पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। सो अनलेस देयर आर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इन द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, जैसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में होती हैं, एवरी कंपनी हैज़ एन implied power to use its profits to pay dividends to its shareholders। तो इन शॉर्ट हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती है सिवाय उनके जहाँ पे स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में होती है। फिर फर्दर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? नॉट टू एक्सीड अमाउंट रेकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स। कंपनी को डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं और डायरेक्टर्स को अंदाज़ा होता है कि कितने पैसों की कंपनी के अंदर ज़रूरत है। याद रखें कि सारे का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो कुछ प्रॉफिट रिटेन किया जाता है विच इज़ कॉल्ड रिटेन अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट, और कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिसको डिविडेंड कहते हैं। तो डायरेक्टर्स बिजनेस को चला रहे होते हैं, दे हैव एन आइडिया कि कितने पैसे की बिजनेस में ज़रूरत है और कितना जो रिमेनिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो लॉ यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कहता है कि मेंबर्स की पावर नहीं है कि वो डायरेक्टर्स का रेकमेंडेड डिविडेंड जो है उसको एक्सीड कर सकें, उसको के इक्वल वो कर सकते हैं, उसको टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं, उससे कम उसे कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। तो द कंपनी इन जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स मे डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शेल एक्सीड द अमाउंट रेकमेंडेड बाय डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड अनाउंस किया, रेकमेंड किया कि 20 मिलियन का होगा, तो शेयर होल्डर्स 20 मिलियन का अप्रूव कर सकते हैं, 15 मिलियन का अप्रूव कर सकते हैं, 5 मिलियन का अप्रूव कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं उसे, यानी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वो 20 मिलियन से 21 मिलियन नहीं कर सकते, 20.1 मिलियन नहीं कर सकते, उससे बढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन गेन। तो लॉ के अंदर कुछ गेन्स मेंशन हैं, थोड़ी सी इसमें अकाउंटिंग के साथ कन्फ्लिक्ट भी हम फील करते हैं कि लॉ की वर्डिंग में और अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस भी आता है यहाँ पे। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन गेन्स, कुछ गेन्स जो हैं वो अकाउंटिंग के अंदर बेशक रिकॉर्ड हो जाते हैं लेकिन लॉ हमें प्रोहिबिट करता है कि उन गेन में से आपने डिविडेंड नहीं देना। No dividend shall be declared or paid by a company for any financial year out of its profit of the company made from the sale or disposal of any immovable property। immovable property क्या है? जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह। और एसेट्स ऑफ अ कैपिटल नेचर। अब एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है जिसे हम जैसे नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। कंप्राइज्ड इन द अंडरटेकिंग और एनी ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के किसी बिजनेस से उसका ताल्लुक हो, अनलेस
द बिजनेस ऑफ द कंपनी कंसिस्ट वेदर होली और पार्टली ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग एनी सच प्रॉपर्टी और एसेट। तो अगर एक जो कंपनी है उसका बिजनेस ही रियल स्टेट में डील करना है कि वो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं, तो फिर तो उनका नॉर्मल बिजनेस है, तो उसमें आप कर सकते हैं। एक्सेप्ट आफ्टर सच प्रॉफिट्स आर सेट ऑफ और एडजस्टेड अगेंस्ट लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एनी सच इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर। अच्छा, इस पॉइंट की वजह से ये थोड़ा सा जो है एक अजीब बात बन जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग में अगर आप देखें तो हम एक्रूअल बेसिस को यूज़ करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो अगर गेन होता है तो गेन भी रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर लॉस होता है तो लॉस भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये तो नेचुरली अकाउंटिंग में हो रहा होता है कि आप सेट ऑफ और एडजस्ट कर रहे होते हैं लॉसेस को। तो प्रॉफिट और लॉस की जो फिगर हमारे पास आती है उसमें गेन्स भी होते हैं, उसमें लॉसेस भी होते हैं, और वो गेन और लॉसेस का नेट ही प्रॉफिट के तौर पर शो हो रहा होता है। तो लॉ क्या ये पॉइंट के जी जब तक आप ये एडजस्ट नहीं कर लेंगे तब तक डिविडेंड नहीं दे सकते, ये थोड़ी सी एडिशनल सी रिक्वायरमेंट लगती है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है तो वो ऑलरेडी गेन और लॉसेस के नेट करके कैलकुलेट किया जाता है। तो इनफैक्ट अगर लॉ की यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग देखें तो लॉ ये कहना चाह रहा है कि जब तक आपने इस तरह की एडजस्टमेंट ना की हो तो जो ग्रॉस गेन्स हैं उनमें से आप डिविडेंड पे ना करें, और गेन और लॉसेस दोनों का जो नेट अमाउंट बने तो उसमें से आप जो है डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो लोग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी अकाउंटिंग के अंदर यही होता है। इस पर एक एग्जांपल है 21, और यहाँ पर इस एग्जांपल को, क्योंकि इसमें भी वही अकाउंटिंग और लॉ वाला इशू आता है, तो इस पर एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस आई कैप ने इशू की हुई है, जो कि दिसंबर 30 को इशू हुई थी, स्टडी मटेरियल गाइडेंस। और इसके अंदर आई कैप ने बताया कि एग्जाम्पल 21 शैल बी कंसिडर्ड एज डिलीटेड। तो दैट्स वाई हम इस एग्जाम्पल को इग्नोर कर रहे हैं और इसको डिस्कस नहीं कर रहे। फिर एक फर्दर रिक्वायरमेंट है कि जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ जो फेयर वैल्यू पर होती हैं उन पर अनरियलाइज्ड गेन रिकॉर्ड हो जाता है प्रॉफिट और लॉस में एज पर IAS 40, बट कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 1 का पेपर पढ़ लिया है तो फिर तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, और अदरवाइज़ आपको नहीं पता होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन इट हेयर। तो एक हमारा स्टैंडर्ड है जी IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी लैंड और बिल्डिंग होती है जो कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल के लिए एक बिजनेस ने रखी हुई होती है। तो उसमें एक मॉडल होता है फेयर वैल्यू का, यानी उसकी अगर फेयर वैल्यू आप थी 20 मिलियन और बाद में बढ़ के 30 मिलियन हो गई, तो हम 10 मिलियन का गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर वो गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है, हालांकि भी एसेट को आपने सेल नहीं किया होता। तो लॉ इसको अनरियलाइज्ड गेन कहता है, और लॉ प्रोहिबिट करता है कि अभी तक क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बेची नहीं है तो आप उसके गेन में से अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ना करें। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। अब अकाउंटिंग के अंदर इसे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर दिया गया होता है, प्रॉफिट का हिस्सा बना दिया गया होता है, लेकिन लॉ ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इसमें से आपने डिविडेंड पे नहीं करना। इसको हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। काशिफ लिमिटेड बाउट अ प्रॉपर्टी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फॉर ₹50 million। एट ईयर एंड द प्रॉपर्टी वॉज रिवैल्यूड टू 58 मिलियन। अब यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल जो IAS 40 में है, 8 मिलियन का गेन रिकॉर्ड हो जाएगा 50 से 58, और वो प्रॉफिट और लॉस में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अकाउंटिंग के मुताबिक ये सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। लेकिन KL कैन नॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ दिस गेन ऑफ 8 मिलियन। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन दैट इज गिवन इन द लॉ। अब एक पास्ट एग्जाम हम देखते हैं 5 मार्क्स के लिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड बाय अ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी अदरवाइज देन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो प्रॉफिट ना हो तो डिविडेंड नहीं दे सकते, लॉस में से डिविडेंड नहीं दिया जाता, प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद जो दो रिस्ट्रिक्शंस मेन हैं, एक तो गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और अनरियलाइज गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन दो गेन्स को भी आप डिस्कस कर देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। आप एज इट इज़ जो पहले हमने पैराग्राफ पढ़े हैं वैसे भी लिख सकते हैं, और जैसे यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा गया है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर एक और है, एक्सप्लेन वेदर और नॉट
द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, तो एक बात तो ये गलत हो गई। एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव में डिक्लेयर डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं करता, जनरल मीटिंग डिक्लेयर करती है, लेकिन उस पर एक रिस्ट्रिक्शन ये भी होती है कि डायरेक्टर्स ने जो रेकमेंड किया उससे एक्सीड नहीं कर सकता, तो दूसरी बात ये गलत हो गई। इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, नहीं, एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट नहीं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और जो एरर्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस किए। पहली तो चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर नहीं करते, तो डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं और मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं, लेकिन वो एक्सीड नहीं कर सकते उससे। फिर वही रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी जी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली, और आ जाएगी अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली। तो ये 3 पॉइंट्स आप इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।